तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस जो हैं टू वेरिएबल्स वाली, उनको ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर ग्राफिकल मेथड से कैसे उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन निकालना एक बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ओके, आपको पहले हर एक इक्वेशन के लिए दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उसके बाद सेम चीज़ आपको दूसरी इक्वेशन के लिए करना पड़ता है, फिर आपको दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है। जब दोनों इक्वेशंस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ हो जाती हैं, फिर उसके बाद आपको उस पॉइंट तक ट्रेस करना पड़ता है जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, या आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, जैसा भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो इस ग्राफिकल मेथड के अलावा और भी कई मेथड्स डेवलप किए गए जिनसे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सके। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग बेसिकली इन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम बिना ग्राफ का प्रयोग किए इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, या रैखिक समीकरण के जो जोड़े हैं इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जो भी मेन मेथड्स हैं इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसमें से जो सबसे पहला मेथड आता है वो बेसिकली आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, हिंदी में बोलें प्रतिस्थापन विधि। ओके, ये बेसिकली जो मेथड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूर होगा। ठीक है, ख़ास तौर पे हम लोग जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें दो वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये क्या बोलता है इन शॉर्ट कि आपको बेसिकली कोई एक वेरिएबल, कोई एक चर, उसका वैल्यू दूसरे चर की फॉर्म में निकाल लेना है। x का वैल्यू y की टर्म्स में निकालना है, या y का वैल्यू x की टर्म्स में निकालना है, जो भी आपको कन्वीनियंट पड़ता हो क्वेश्चन के हिसाब से। और उसके बाद उसी को आपको दूसरे वाले समीकरण के अंदर डालना है। जैसे ये समीकरण 1 है, उसके बाद अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक px + qy = r है। ओके, सो पहले समीकरण में से मैं x या y का किसी एक का वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकालूंगा और उसको उठा करके मैं सेकंड इक्वेशन में डाल दूंगा। मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटरी होता है। ठीक है, तो इसको समझने का जो सबसे आसान तरीका है बेसिकली वो इसके क्वेश्चंस के थ्रू ही है। तो एक काम करते हैं, एक आधा क्वेश्चन इस पर सॉल्व करके देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं आपको ये मेथड समझा पाने में सफल हो पाऊँगा। ओके, आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.3 है वो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें उसने आपको बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का या समीकरण युग्म का सॉल्यूशन निकालना है। ओके, सो एक काम करते हैं, उसी के क्वेश्चंस को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस का हल निकाला जा सकता है। ओके, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका मैं फर्स्ट पार्ट अगर पकड़ लूँ, फर्स्ट पार्ट में इसने मेरे को दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x + y = 14 और x - y = 4। ओके, ये आपको दो इक्वेशंस इसने दिया हुआ है। अब ये बोलता है कि इसको हमें प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेंगे हम लोग। अब इसमें दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को यहीं रख लेंगे और दूसरे को उठा करके दूसरी तरफ ले चलेंगे। ओके, सो अगर मैं x को दूसरी तरफ ले जाऊं तो होपफुली ये चीज़ आप लोग क्लियर होगा कि जब भी हम इक्वल के दूसरी तरफ किसी चीज़ को लेके जाते हैं तो जो उसका जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है वो चेंज हो जाता है। अगर एक तरफ में प्लस में था तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, अगर एक तरफ में मल्टीप्लाइड में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर x जो है यहाँ मेरा प्लस में आ रहा है, तो दूसरी तरफ जैसे ही मैं ले जाऊँगा x जो है वो मेरा माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ पर y बच जाएगा खाली, और
x जो था दूसरी साइड आकर के मेरा माइनस का x हो जाएगा। सो अभी मैंने y को x की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 को ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, तो मुझे जो भी वैल्यू आया, मान लेते हैं मैं इसको समीकरण 3 बोल देता हूँ, ये वैल्यू को हमको जो बचा हुआ इक्वेशन था, इक्वेशन 1 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, सो इक्वेशन 2 बचा है, इसको उठा करके हमें इक्वेशन 2 में डालना है। ठीक है, सो जहाँ पे मुझे y लिखा हुआ दिख रहा है उसकी जगह मुझे y का ये वाला वैल्यू डालना है। ठीक है, सो मेरे पास समीकरण था x माइनस वाई बराबर 4, और इस y की जगह पर मैंने ये 14 माइनस एक्स जो है वो डाल दिया। ओके, इक्वल्स टू 4। अभी सिंपल अगर आप देखें तो समीकरण मेरा उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है या एक ही चर है x। सो एक चर वाले समीकरण को सॉल्व करना ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट है, जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा ये माइनस जो है पहले 14 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही माइनस मेरा माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो x जब मैं 14 को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ सो माइनस 14 आ जाएगा। जब मैं माइनस को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x एज इट इज़ इक्वल्स टू 4। अभी x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और जो बिना x वाला चीज़ है उसको मैं उठा करके दूसरी तरफ ले आता हूँ। ये यहाँ पर अगर आप देखें इक्वल के लेफ़्ट साइड पर आपका ये माइनस में था 14, तो दूसरी तरफ ले जाने पर ये प्लस में 14 हो जाएगा। सो 4 प्लस 14 इज़ बेसिकली 18। सो 2x जो है वो मेरा 18 हो गया। अभी ये 2 जो है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाइड में है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, मैं दूसरी तरफ क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, 2x का वैल्यू नहीं चाहिए। तो जो भी x के साथ है उसको मैं उठा के दूसरी तरफ ले चलता हूँ। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड में था, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। सो x विल बी 18 डिवाइडेड विथ 2, सो आंसर आएगा 9। सो बेसिकली x का वैल्यू मेरा इस तरीके से 9 निकलता है। अब मैंने x के लिए तो सॉल्व कर लिया, अब मुझे y का वैल्यू भी निकालना है। सो y का वैल्यू मेरा निकलेगा समीकरण नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से। मुझे करना क्या है, सिंपली जो मैंने x का वैल्यू निकाला है वो वैल्यू उठा के मुझे इक्वेशन नंबर 3 में डाल देना है। इक्वेशन 3 मेरा बोलता है y इज़ इक्वल टू 14 माइनस एक्स। नाउ x जो है वो मेरा 9 है, सो दिस इज़ बेसिकली 14 माइनस 9 यानी कि 5। सो ये मेरा y का वैल्यू निकल गया। सो इस तरीके से हमने x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मोर और लेस चांसेस हैं कि अगर इसका आंसर निकल रहा है तो हम लोग सही कर रहे होंगे। बट अगर फिर भी किसी को डाउट है कि मैंने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी हमारा इक्वेशन 1 या 2 था, आप कोई सा एक इक्वेशन पकड़ लीजिए, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में उसने हमको लिख करके दिया था, ये रफ़ में चेकिंग के लिए है बेसिकली, जब तक कि वो आपको क्वेश्चन के अंदर बोले ना कि आप चेक करके बताइए कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो आप रफ़ में इसको चेक कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमको बोलता है x माइनस वाई बराबर है 4। इसका लेफ़्ट साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बायां पक्ष। तो लेफ़्ट साइड था हमारा x माइनस वाई। अब x का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर 9 माइनस y का वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने 5। सो आंसर जो आएगा 9 माइनस 5 इज़ बेसिकली 4, और यही चीज़ मुझे इसने राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। सो अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है इस तरीके से चेक करने पर, तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो सही था। अगर मेरे आंसर में कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये कभी भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ओके, सो इस तरीके से आप इसके आंसर को वापस से चेक भी कर सकते हैं। ओके, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक एग्जांपल और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का लेट अस से पार्ट नंबर 4 करते हैं। ओके, पार्ट नंबर 4 में आपको जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं वो डेसिमल में दिए हुए हैं। ओके,
ओके आप चाहें तो डायरेक्टली इसके अंदर ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि आप जितने भी इसमें दशमलव दे रखे हैं, दशमलव को हटाइए। दशमलव अगर आप देखें तो मैक्सिमम एक ही दशमलव आ रहा है, ठीक है। तो एक दशमलव हटाने का तरीका क्या है कि इक्वल के दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके सो जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब इक्वल के दोनों साइड 10 है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं देखूँ बेसिकली 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाते हैं, बेसिकली 1 बचता है। सो एक्चुअली में मैंने कुछ किया नहीं, सिंपली मैंने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। सो अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 10 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू में 0.2, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 0.2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बना देगा। एक अंक जो है वो डेसिमल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में एक अंक है और हमें एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो डेसिमल के बाहर आ जाएगा, 3y हो जाएगा। और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक अंक है और एक जीरो से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आंसर जो है वो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा आपका। ओके सो ये मेरा बेसिकली एक समीकरण बन गया। ऐसे ही जब मैं सेकंड इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 इंटू में 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 10 इंटू में 2.3, तो मेरा आंसर जो है 10 इंटू में 0.4 इज़ बेसिकली 4x, 10 इंटू में 0.5 इज़ बेसिकली 5y और 10 इंटू में 2.3 इज़ बेसिकली 23। ओके अब मेरा क्वेश्चन जो है मुझे पिछले क्वेश्चन की तरह दिखना स्टार्ट हो गया, कि जिसमें x और y बिना दशमलव के थे। सिंपल x के साथ कुछ कोफिशिएंट है, y के साथ कुछ कोफिशिएंट है। ओके हम जैसे लास्ट एग्जांपल के अंदर किए थे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर से हमको कोई एक चीज़ का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं मैं इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ लेता हूँ। इक्वेशन 1 मुझे बोलता है 2x प्लस 3y बराबर है 13। ओके इसके अंदर से मैं मान लेता हूँ कि x का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। सो x को छोड़ करके जो कुछ बचा पहले मैं उसको इधर लेकर के आता हूँ। सो 2x बराबर यहाँ पे 3y जो है वो प्लस में था, तो दूसरी तरफ आते ही 3y माइनस में चला गया। अभी 2 को हटाना है, सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ लाएंगे वो डिवाइड में आ जाएगा। सो x का वैल्यू निकला 13 माइनस 3y बाई 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 निकला। ओके जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिस इक्वेशन को मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। जो बचा हुआ इक्वेशन है, यानी कि ये वाला इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन 3 का जो वैल्यू आया है उसको इस इक्वेशन के अंदर डालना है हमें, ठीक है। सो जहाँ पे मुझे इक्वेशन 2 है, बेसिकली इक्वेशन 2 मुझे बोलता है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब इस x की जगह पर मैं ये वाला जो वैल्यू इक्वेशन 3 में मैंने कैलकुलेट किया था वो यहाँ डाल देता हूँ। 4 इंटू में 13 माइनस 3y डिवाइडेड विद 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। अभी समीकरण के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है या चर है, वो है मेरा y, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 ये हो जाएगा। सो अब 2 से मैं बेसिकली पहले 13 को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 3y को मल्टीप्लाई करूँगा। सो जब 2 से मैं 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 26 आ जाएगा। जब इस 2 से मैं 3y को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 6y आ जाएगा, प्लस ये 5y है ही, बराबर है 23। अभी y वाले एक तरफ रख लेते हैं और बिना y वाले यानी कि 26 को दूसरी तरफ ले चलते हैं। 26 यहाँ पर इसके आगे अगर आप देखेंगे तो कोई साइन नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट साइन प्लस का होता है। तो दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो वो प्लस का साइन जो है वो चेंज होकर के माइनस का आ जाता है, ठीक है। अभी माइनस का 6y है और प्लस का 5y है, सो बेसिकली माइनस का y बचेगा। 23 माइनस 26 बेसिकली माइनस 3 बचेगा। माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा y बराबर है 3। ओके सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे y का वैल्यू निकल रहा है। अब इसी का नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू मेरे को
यहाँ पे दिया हुआ है y के टर्म्स में क्वेश्चन नंबर 3 में। सो ये वैल्यू उठा करके मुझे सिर्फ यहाँ डालनी है। सो x का वैल्यू था 13 माइनस 3y डिवाइडेड विथ 2। y का ये वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सो 13 माइनस 3 इंटू में 3 डिवाइडेड विथ 2। सो 13 माइनस 3 इंटू में 3 इज़ बेसिकली 9 डिवाइडेड विथ 2। 13 में से 9 माइनस किया 4 आ गया डिवाइडेड विथ 2। 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। सो मेरा x का वैल्यू 2 निकल गया, y का वैल्यू 3 निकल गया। ओके अगर इसका हम लोग चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो उसके लिए कोई भी एक इक्वेशन पकड़ सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन पकड़ते हैं, 4x प्लस 5y इज़ 23। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 दिया हुआ है हमें। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमको बोला हुआ है 4x प्लस 5y। अभी x का वैल्यू हमने निकाला है 2। सो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू में y का वैल्यू जो है वो हमने निकाला है 3। सो 5 इंटू 3। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 8, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 15। 8 और 15 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 23, और 23 ही हमको राइट साइड पे दिया हुआ था। सो बेसिकली दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आपने चेक करके देख लिया कि जो आपने x और y का वैल्यूज़ निकाला है वो सही है या गलत है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसका यूज़ करते हुए कैसे हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। आपको 2 इक्वेशंस दी होंगी, 2 में से 2 इक्वेशन जैसे कि यहाँ दी हुई हैं, इन 2 में से कोई एक इक्वेशन पकड़ लीजिए। उस इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ करना इतना है कि कोई एक वेरिएबल को, यहाँ पे मैंने x को कन्वर्ट किया था, दूसरे की फॉर्म में y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको x को y की फॉर्म में करना है। आप अपनी मर्ज़ी से y को x की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जैसे ही आपने ये कन्वर्जन किया, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। अब ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन जो कि आपने इनिशियली यूज़ नहीं की थी यहाँ पे कन्वर्जन के लिए, तो दूसरी वाली इक्वेशन जो बची हुई है उसके अंदर आपको डाल देना है। अगर आपने सेम इक्वेशन में डाल दिया तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा। आपका वापस से वही इक्वेशन आ जाएगी जिससे आप चलना स्टार्ट किए थे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू निकलेगी उसको दूसरी में डालना है, वापस से पहले वाले में नहीं डालना है। अगर ये डालेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके जैसे ही आपने इस दूसरी इक्वेशन के अंदर डाला, आप इसको सॉल्व करेंगे। एक चर वाला या सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन बन जाएगा आपका। उसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। जैसे ही आपका एक वेरिएबल का वैल्यू निकला, उसको वापस से उस इक्वेशन में डालना है जो आपने कन्वर्ट करी थी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। जैसे ही इसमें डालेंगे आपको दूसरे वेरिएबल का भी आंसर निकल जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये चीज़ कैसे किया जा सकता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर 2 इक्वेशंस दी हुई हों और हम उनका ग्राफ की बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से अगर सोल्यूशन निकालना चाहें तो वो कैसे निकालते हैं। इसी सीरीज़ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करते हैं। एनसीईआरटी आपका बोलता है कि अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, मतलब शब्दों में लिख करके दिया हुआ है। पहले आपको उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके सो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। इसके अंदर 6 पार्ट दिए हुए हैं। एक काम करते हैं, पार्ट नंबर 3 से करना स्टार्ट करते हैं। ओके पार्ट नंबर 3 जो है वो मेरे को बोलता है कि क्रिकेट टीम है जिसमें एक कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी 3800 रुपये में। ओके 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ये खरीदी 3800 रुपये में। ओके बाद में सेम क्रिकेट टीम ने 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी
और टोटल मिला करके 1750 रुपीज़ पे किए। अब उसने ये पूछा है कि भाई एक बैट का और एक बॉल का प्राइस कैलकुलेट करना है। ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वहाँ पे हमने इसको ग्राफिकल तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्राफ का यूज़ किए बिना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और होपफुली आपको यहाँ पर आंसर जल्दी मिलेगा। ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो लास्ट लेक्चर में, तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमको यहाँ पे दो वेरिएबल दिखते हैं, एक हमको बैट दिखता है, एक हमको बॉल दिखता है। तो हम मानते हैं अपनी तरफ से, माना एक बैट का प्राइस वो मैं x मान लेता हूँ। इंग्लिश में अगर होपफुली इंग्लिश में कन्वर्जन कोई मुश्किल नहीं होगा, वन बैट्स प्राइस इज़ बेसिकली x। ओके, इसी तरीके से एक बॉल का प्राइस जो है उसको मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, सो मैंने एक बैट का प्राइस x मान लिया, एक बॉल का प्राइस y मान लिया। अब सिचुएशंस की बात करते हैं। ये मेरा सिचुएशन 1 है और ये मेरा सिचुएशन नंबर 2 है। ओके, सिचुएशन 1 अगर मैं पकड़ लूँ, सिचुएशन 1 में मुझे बोला गया है 7 बैट हैं, एक बैट का प्राइस x है, तो 7 बैट का प्राइस 7x हो जाएगा। उसके बाद एक बैट का प्राइस, एक बॉल का प्राइस y है और ऐसी 6 बॉल्स हैं, तो प्राइस 6y हो जाएगा। ओके, होपफुली इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है जी कि 7x और 6y क्यों आ रहा है। और इन दोनों का टोटल प्राइस जो है वो हमको दिया है 3800 रुपीज़। ओके, सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। होपफुली आप लोगों को क्लियर है कि ये चीज़ कैसे आया है। अभी सिचुएशन नंबर 2 की बात करते हैं। सिचुएशन 2 में हमको उसने बोला 3 बैट हैं, तो एक बैट का प्राइस है x, सो 3 बैट का प्राइस जो होगा वो 3x हो जाएगा। ऐसे ही 5 बॉल्स बोला है, एक बॉल का प्राइस 5 है, एक बॉल का प्राइस y है, सो 5 बॉल्स का प्राइस जो होगा वो 5y होगा। ओके, और इन दोनों का टोटल प्राइस जो है उसने 1750 रुपीज़ पे किया। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 बन गया। अभी मैं चाहूँ तो लास्ट टाइम जैसे हम लोग किए थे कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं कि x और y का वैल्यू क्या आ रहा है, बट वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा कि हाँ जी मेरे को पहले सबका दोनों का अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा, हर एक के अंदर वैल्यू डालना पड़ेगा, वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं। ओके, तब जाकर के मुझे पता लगेगा कि x और y का क्या वैल्यू है। तो क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो ये इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, कोई भी एक समीकरण को पकड़ सकता हूँ, ओके, और इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। मान लेते हैं इस बार x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो y जो है वो दूसरी तरफ ले चलते हैं। ये y जो है 6y यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ अगर लाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब x जो है उसके साथ 7 मल्टीप्लाइड है, उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज़ बेसिकली 3800 माइनस 6y डिवाइडेड विथ 7। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है जो कि मैं पीछे बताना आप लोगों को भूल गया था। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम बोलते हैं 7 यहाँ मल्टीप्लाइड में है, दूसरी तरफ डिवाइड करना है, इसका मतलब ये है कि ये 7 इस पूरे को डिवाइड करेगा। बहुत बार लोग क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को डिवाइड कर देते हैं और दूसरे वाले पार्ट को डायरेक्टली एज इट इज़ उतार देते हैं, तो इससे आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। को ध्यान रखना है कि 7 आप जो भी डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो वो इस पूरे को एक साथ डिवाइड करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ डिवाइड किया है, दोनों के नीचे बटे लगा करके फिर मैंने कॉमन में नीचे 7 लिखा है। ओके, सो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, अदरवाइज़ आपका मिस्टेक होने का चांस बनता है। ओके, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब मैंने इस समीकरण नंबर 3 को, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, सो 3 को उठा करके अब मैं 2 में डालता हूँ। सो इक्वेशन 2 जो था वो मेरा 3x प्लस 5y बराबर है 1750। अब इसके अंदर x का वैल्यू मैंने यहाँ इक्वेशन 3 में निकाला हुआ था, ये वाला x का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। सो 3 इंटू में 3800 माइनस 6y डिवाइडेड विथ 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ओके, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो नीचे है उसको गायब करना है। नीचे गायब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा
कि तीनों नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैंने इक्वल के इस साइड 7 किया और इस साइड 7 किया, 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ओके, मैंने इस साइड 7 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो 7 और 7 आपस में कैंसिल हो गए। मैंने अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं किया इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सो ऐसा ही करते हैं कि 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये बनेगा 7 × 3 × 3800 - 6y बटे 7। ओके, सो 7 से मैंने पहले पार्ट को मल्टीप्लाई किया, अब इस 7 से मैं दूसरे पार्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इस 7 से मैं तीसरे पार्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ। होपफुली किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है कि ये 7 कहाँ से आ रहा है, क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली मेरा एम था कि मुझे नीचे से बटे हटानी है, अदरवाइज़ बटे में कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, सिंपली इस इक्वल के दोनों साइड, ये इक्वल है, इसके इस लेफ़्ट साइड पे भी 7 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया और राइट से भी मैंने 7 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आंसर में इफेक्टिवली मेरा कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अभी इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बटे वाला पार्ट ख़त्म हो गया। मेरे पास बचता है 3 × 3800 - 6y + 7 × 5y = 7 × 1750। ओके, अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद 3 को 6y से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 से 1750 को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जो y वाले हैं उनको एक तरफ छोड़ देते हैं और जो बिना y वाले हैं उसको दूसरी तरफ ले आते हैं। सो यहाँ पर ये 11400 के आगे प्लस था, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस था, दूसरी तरफ लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ओके, सो अभी माइनस का 18y है, प्लस का 35y है। सो बेसिकली डिफरेंस जो है वो 17y का है, और क्योंकि प्लस वाला y बड़ा है सो आंसर जो है लास्ट में प्लस में आएगा। ओके, अभी यहाँ पर अगर देखेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, सो 0, 5, 8 ऑल। सो 17y जो बचा वो आपका 850 बचा। सो y = बेसिकली 850/17। सो आंसर है आपका 50। सो y का वैल्यू मेरा बेसिकली 50 निकलता है। ओके, अब इस y की वैल्यू को मुझे यूज़ करना है और x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली मुझे ये वाला जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में डाल देना है, जहाँ पे मेरा x जो है वो y की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, अब इस y की जगह पर मैं ये वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। 3800 - 6 × 50 / 7। ओके, सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 × 50 इज़ बेसिकली 300 एंड 3800 में से 300 माइनस किया, 3500 / 7, तो बेसिकली 500 आया। सो मेरा x का वैल्यू 500 है, y का वैल्यू मेरा 50 है, और x क्या था, अगर मैं सबसे शुरू में चलूँ तो x जो था वो मेरा एक बैट का प्राइस था, ये 500 रुपये है, और y जो था वो मेरा एक बॉल का प्राइस था, ये मेरा 50 रुपये है। सो मेरा एक बैट 500 रुपये का था, एक बॉल मेरी 50 रुपये की थी। अगर मुझे इसको चेक करना है सो मैं कोई भी एक इक्वेशन पकड़ सकता हूँ। मान लीजिए ये वाला इक्वेशन पकड़ता हूँ, ओके, इसका अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ, ये हमारा चेक केस है, इसका लेफ़्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड बोलता है 3x + 5y, डालता हूँ y की जगह पे मैं 50 डालता हूँ। सो आप देखेंगे 3 × 500 इज़ 1500
प्लस 50 इंटू 5 इज़ 250, दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर आता है 1750, और 1750 ही मेरे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ था। सो बेसिकली मेरा आंसर जो मैंने कैलकुलेट किया है एक्स और वाई का वो सही है। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे मुझे वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर आपको जो इक्वेशंस दी हुई थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी थी। ठीक है, जो एक्स और वाई का वैल्यूज़ निकल रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड निकल रहा है। अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते शायद हो सकता है कि आपको इतनी आसानी से आंसर भी नहीं मिलता, क्योंकि आपको सोचना पड़ता कि इतना बड़ा ग्राफ कैसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ जा रही थी वो आप देखें 3800 तक जा रही है, कहीं 1750 तक जा रही है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है जो कि मैं क्या करूँ आखिरकार। तो एनी हाउ ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, ये एक बहुत ही इजी मेथड है, खाली क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी थी तो इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम आपको लगा होगा। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अब इसने लेवल जो है वो रेज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट नंबर जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 अगर देखें, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसने क्वेश्चन को। बोलता है कि किसी जगह पर टैक्सी अगर चलाते हैं तो उसमें जो टोटल फेयर पड़ता है, भाड़ा जो पड़ता है, उसमें 2 पार्ट हैं। ओके, एक पार्ट ऐसा है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, और एक पार्ट जो है वो आपका किलोमीटर के हिसाब से वेरिएबल रहता है। ओके, तो बोलता है कि अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो उसके लिए आपको 105 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर आप 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको 155 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि जो नियत भाड़ा यानी कि फिक्स्ड प्राइस जो है, या बेसिकली हिंदी में इसको बोलता है नियत भाड़ा। ओके, और जो वेरिएबल कॉस्ट है या प्रति किलोमीटर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, वो आपको पता करने हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको खुद समझना है। और साथ में इसने एक क्वेश्चन और बोला है कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये हमको उसको बताने का है। ओके, तो देखने में क्वेश्चन लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एनी हाउ इसमें भी अगर आप देखें तो 2 चीज़ें हैं, 2 टाइप के पैसों की बात की गई है। एक बात की गई है फिक्स्ड प्राइस के पैसों की, और एक बात की गई है पर किलोमीटर के हिसाब से। ओके, सो हम लोग मानते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको मैं x मान लेता हूँ। ओके, और जो पर किलोमीटर कॉस्ट है उसको मैं y मान लेता हूँ। ओके, अब जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, मैं कितना भी किलोमीटर चलूँ फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहेगा। ओके, चाहे मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करूँ, 15 किलोमीटर करूँ या 25 किलोमीटर करूँ, हर केस में ये x का वैल्यू मेरा x ही रहेगा। अगर मुझे 20 रुपये फ़िक्स देने पड़ रहे हैं तो मतलब मुझे 20 रुपये, चाहे मैं 10 किलोमीटर जाऊँ तब भी मेरे को पहले 20 रुपये पे करने ही पड़ेंगे, 15 किलोमीटर जाऊँ उसमें भी ये 20 रुपये इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। ओके, ठीक है, जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो मेरा किलोमीटर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके, सो अगर मैं सिचुएशन 1 पकड़ूँ इसको, ठीक है, और इसको पकड़ लो सिचुएशन 2। सो सिचुएशन 1 मुझे बोलता है कि 10 किलोमीटर जाने में 105 रुपये लगे, तो 10 किलोमीटर जाने वाले को पहले मुझे फ़िक्स्ड कॉस्ट देना पड़ेगा x रुपया, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। पर किलोमीटर का कॉस्ट है मेरा y, सो 10 किलोमीटर के लिए कॉस्ट हो गया 10 इंटू वाई। अगर देना पड़ता है तो 10 किलोमीटर के लिए बेसिकली 10 इंटू 5 50 रुपये देने पड़ेंगे उसको एज ए पर किलोमीटर कॉस्ट। ठीक है, प्लस फिक्स कॉस्ट है। अब ये दोनों कॉस्ट मिला करके 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 105 रुपये टोटल पे करने पड़ रहे हैं। तो ये आपका
इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अभी सिचुएशन नंबर 2 को अगर पकड़ते हैं, सिचुएशन 2 मेरा बोलता है 15 किलोमीटर जाने के लिए। तो 15 किलोमीटर जाने के लिए मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इस बार फिर से x ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो रहा है। बट 15 किलोमीटर जाने के लिए जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, पर किलोमीटर कॉस्ट है, वो मेरा y इंटू 15 हो जाएगा, यानी कि 15y हो जाएगा। और ये दिया हुआ है कि इसका टोटल कॉस्ट जो है वो मेरा 155 है। इस तरह से ये मेरा समीकरण नंबर 2 बन गया। अभी मेरे को जो दो सिचुएशन दी हुई थी उनको मैंने समीकरण की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी मुझे उसने जो 2 सिचुएशन दिए हुए थे उनको मैंने समीकरण की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब मुझे बस इस समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के स्टेप बहुत फिक्स्ड हैं। आपको इक्वेशन 1 या 2 में से कोई एक इक्वेशन को पकड़ना है। मान लीजिए मैं फर्स्ट को पकड़ लेता हूँ। सो इसमें से मुझे x या y का किसी एक का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकालना है। x का वैल्यू निकालना यहाँ आसान काम है क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। सो बस हम लोग यहाँ यही करेंगे कि 10y को उठा के दूसरी तरफ लाएंगे। 10y इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में था, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ओके, सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अभी मैंने x को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब बस नेक्स्ट स्टेप जो था वो मेरा ये था कि इसको उठा करके जो इक्वेशन मैंने यूज़ नहीं किया है उसमें डाल देना है। इक्वेशन 2 के अंदर जैसे ही इसको डालते हैं, आपको लैंग्वेज में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 ऐसे करके, या जो भी हिंदी में लिखेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे ही मैं x का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डालता हूँ, इक्वेशन 2 था मेरा x प्लस 15y इज़ 155। अभी x की जगह पर ये वैल्यू है, इसको यहाँ डाल देते हैं। 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ओके, सो y वाले सारे एक तरफ रख लेते हैं और बिना y वाले को दूसरी तरफ लेके चलेंगे। ये यहाँ पे प्लस में था 105, दूसरी तरफ आ करके ये माइनस हो जाएगा। ओके, अभी 10y माइनस का प्लस का 15y, सो डिफरेंस जो है वो 5y आएगा। और क्योंकि प्लस वाला y बड़ा है इसलिए आंसर जो है वो प्लस में रहेगा। 155 में से 105 घटाएंगे, आंसर आएगा 50। सो 5 यहाँ मल्टीप्लाइड है, इसको दूसरी तरफ ले चलते हैं, ये यहाँ, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। सो y का वैल्यू आपने निकाल लिया 10। ओके, अब आपको y का वैल्यू यूज़ करते हुए x का वैल्यू निकालना है। वो आपका ऐसे होगा कि आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 में डालेंगे। ओके, सो x का वैल्यू था 105 माइनस 10y। सो y का ये वैल्यू मैं उठा करके यहाँ डाल देता हूँ। सो 105 माइनस 10 इंटू में 10, सो 10 इंटू में 10 इज़ बेसिकली 100। सो आंसर बचेगा 5। सो x का वैल्यू 5 आएगा, y का वैल्यू 10 आएगा। ओके, अभी x क्या था? x मेरा फिक्स्ड कॉस्ट था, ये मेरा निकला 5। वेरिएबल कॉस्ट जो था पर किलोमीटर कॉस्ट था वो मेरा y था, ये मेरा निकला 10। सो बेसिकली मुझे 5 रुपये तो हमेशा ही देना है, और जितने जितने किलोमीटर बढ़ते चले जाएंगे हर किलोमीटर के लिए मुझे 10 रुपये का प्राइस पे करना है। ओके, तो ये मैंने पहला हाफ सॉल्व कर लिया कि भाई मुझे फ़िक्स्ड कॉस्ट और पर किलोमीटर कॉस्ट निकालना था। अब जो उसने सेकंड पार्ट बोला था क्वेश्चन का कि अगर कोई 25 किलोमीटर चलने जाएगा तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, सो 25 किलोमीटर के लिए मुझे क्या दिखता है कि एक तो फ़िक्स्ड कॉस्ट मुझे x देना ही पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर का वेरिएबल कॉस्ट, पर किलोमीटर कॉस्ट y था तो 25y देना पड़ेगा। अभी x का वैल्यू मेरा 5 है, प्लस 25 इंटू y का वैल्यू है मेरा 10। सो बेसिकली 5 प्लस 250, आंसर आएगा 255। सो बेसिकली 25 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 255 रुपये पे करने पड़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे
इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, मेन काम यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, आपको क्या मानना है और क्या निकालना है। ओके, जैसे कि पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी था कि फ़िक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं। अगर ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझ में आ गई तो उसके बाद आप इसका इक्वेशन बना पाने में कामयाब हो जाएंगे। और इक्वेशन बन जाने के बाद फिर आपके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। आपको सिंपली करना ही है, जैसे बताया हुआ है कि किसी एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और वो जो कन्वर्जन किया है वो उठा करके दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। अपने आप इक्वेशन सॉल्व आउट होकर के आपको वैल्यू दे देगा। जैसे ही वैल्यू आया फिर जो आपने कन्वर्जन किया था उसके अंदर आप वापस से डाल दीजिए, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक आखिरी क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। ओके, इसमें बोलता है कि आपके पास एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। ओके, उसके बोलता है कि उसका लेट्स से अगर हिंदी में बात करते हैं तो भिन्न है, भिन्न का अंश और हर होता है। अगर इंग्लिश में बोले फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर होता है। ओके, ये बोलता है कि अगर मैं इसके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं 2 जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों में 2 जोड़ दूं तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो मेरा 9/11 बन जाता है। और अगर मैं अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दूं तो वो 5/6 हो जाता है। अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो 9/11 आता है, अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो मेरा 5/6 आता है। ओके, अब बोलता है कि पता करो कि भाई ये जो फ्रैक्शन था वो एक्चुअली में क्या था। ओके, सो इसको एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक आपका ऊपर वाला है, एक आपका नीचे वाला है। अंश हर बोल लीजिए या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल लीजिए। मानते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो मेरा x है और डिनोमिनेटर जो है वो मेरा y है। हिंदी में बोलें तो अंश जो है वो मेरा x है और हर जो है वो मेरा y है। सो जो मेरा फ्रैक्शन बन गया, नंबर बन गया, वो बेसिकली x/y बन गया। ठीक है, अभी इसने क्वेश्चन में जो सिचुएशन 1 दिया, सिचुएशन 1 में बोला कि जो x/y था मैंने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में 2 जोड़ दिया और मेरा जो नंबर है वो बन जाता है 9/11। ओके, ये मेरा सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 2 में वो बोलता है कि अगर मैंने ऊपर और नीचे दोनों में 3 जोड़ दिया तो मेरा आंसर जो है वो बन जाता है 5/6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस अगर आपने ये चीज़ गेस कर लिया कि ये क्या सिचुएशन बन रही है तो आपका काम ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो जाता है। आपको सिंपली क्या करना है कि इस 11 को इधर ले जाना है। ये यहाँ 11 डिवाइड में था तो इधर दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो एक्चुअली में आपका जो सिचुएशन बन गया, इस टाइप से आपका सिचुएशन बन गया। इसको अगर आप आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप 22 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, ओके। इस 18 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 4 बच जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 11x। ठीक है, आप चाहें तो इसको, या आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आप ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही चुके हैं इसको। 11 को उठा के दूसरी तरफ ले आइए, 11 यहाँ मल्टीप्लाइड में है, दूसरी तरफ आप ले जाएंगे ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपने x का वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लिया है। ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 1 बन जाता है। ओके, अभी हमने सिचुएशन 1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। अब एक काम करते हैं, सिचुएशन 2 की बात कर लेते हैं। सिचुएशन 2 में भी सेम चीज़ करते हैं। ये 6 यहाँ डिवाइड में है, इसको दूसरी तरफ ले चलते हैं, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। ऐसे ही y+3 यहाँ डिवाइड में है, इसको दूसरी तरफ ले चलते हैं, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरा सिचुएशन चेंज हुआ बेसिकली,
इस तरीके से बन जाएगा। अभी इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, 6x हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 5y प्लस 15 हो जाएगा। ओके, अभी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली चाहें तो यहाँ से x का वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 2 है, सो इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। सो आंसर आएगा 6 इंटू में x की जगह पे आएगा 9y माइनस 4 डिवाइडेड विद 11, सॉरी प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ओके, अभी क्योंकि बटे में यहाँ पे 11 आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि पूरे समीकरण के इक्वल के दोनों तरफ आप 11 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आपने दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई किया तो इफेक्टिवली आपने इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। सो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा। इसके बाद सेकंड टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब इक्वल की दूसरी साइड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। फिर इक्वल की दूसरी साइड दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। ओके, अभी 11 से 11 यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पहले 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब 9y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54y आता है, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 24 आता है, प्लस 11 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 198 आता है, 11 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 55y आता है, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 165 आता है। अभी काम करते हैं कि y वाले सब एक तरफ ले चलते हैं और बिना y वाले को एक तरफ उठा के ले आते हैं। सो मेरे पास बचा, जब मैं उल्टे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूँ तो -24 प्लस 198 और ये माइनस का 165 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको दूसरी तरफ लेकर के आऊँगा, 55y यहाँ पर है ही मेरा, 54y जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 54y हो जाएगा। ओके, अभी ये माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का 189 हो जाएगा। और जब 55y में से 54y घटाएंगे तो एक y बचेगा। 198 में से 189 घटाते हैं सो 9 बचता है। सो 9 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 9 आता है। ओके, सो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने y का वैल्यू 9 जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अभी हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आएगा। सो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में दिया हुआ था 9y माइनस 4 डिवाइडेड विद 11। ओके, सो जब मैं y का वैल्यू 9 यहाँ पर डालता हूँ तो आंसर आता है 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड विद 11। सो 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 डिवाइडेड विद 11। सो आंसर आएगा 77/11 यानी कि 7। सो मेरा x का वैल्यू 7 निकला, y का वैल्यू 9 निकला। सो जो मेरा फ्रैक्शन बनना था x अपॉन y वो बेसिकली बनेगा 7/9। सो ये मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था। अगर इसको मुझे चेक करना है कि ये आंसर सही आया है कि गलत आया है, तो जो उसने सिचुएशंस आपको बोली थी, सिचुएशन 1 या 2 दोनों में से जो भी आप पकड़ना चाहें। सिचुएशन 1 उसने बोला था कि अगर मैं 2 ऐड कर दूं दोनों तरफ तो 9/11 बन जाता है। ओके, सो जो मेरा फ्रैक्शन है वो बेसिकली 7/9 है। बोलते हैं दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, तो अगर आप देखें ऊपर वाला 7 + 2 9 हो जाएगा और 9 + 2 11 हो जाएगा। सो इसका मतलब यही बोला था उसने, 2 ऐड करने पर 9/11 आता है, मतलब मेरा आंसर ठीक है। अगर सेकंड सिचुएशन से वेरीफाई करूं, उसने बोला 3 ऐड करने पर आंसर मेरा 5/6 हो जाता है। ओके, सो मेरे पास है 7/9, मैंने इसको 3 ऐड किया दोनों तरफ, सो ऊपर आ जाएगा 10
और नीचे आ जाएगा मेरे पास 12। अब इसमें दो कॉमन है इसके अंदर, तो 2 से काटते हैं, ऊपर 5 नीचे 6, यही उसने बोला था 5/6। सो बेसिकली मैंने दोनों कंडीशन के लिए चेक करके बता दिया कि जो मेरा आंसर आया है वो बिल्कुल मेरा सही आया है। सो आप अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक सिर्फ इतना है कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मैंने जो सिचुएशंस पकड़ी थी उन सिचुएशन को मैं इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे ये इतना पार्ट समझ में आ गया तो उसके आगे जो है वो सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। ओके, सो विद दिस ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो पार्ट है, प्रतिस्थापन विधि वाला जो पार्ट है, ये आपका समाप्त होता है। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाने में कामयाब रहा हूँगा कि कैसे इस मेथड का यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि बाकी जो बचे हुए मेथड्स हैं उनको समझा जाए, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए जाएं। ओके, टिल देन कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।